मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सैनिक अकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम अपने पिछले लेक्चर में डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ रहे थे और हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी। 3 प्रॉपर्टी तक हमने पढ़ा था। तो आज भी हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी 4 से। अब देखो, हमने 3 प्रॉपर्टी में हमने ना उनका वेरिफिकेशन भी पढ़ा कि हम वेरीफाई कैसे करते हैं कि जो प्रॉपर्टी बोल रही है वही। तो आज मैं क्या करूंगा, वेरिफिकेशन मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद को वेरीफाई करना है और कुछ नहीं करना, उसमें एक्सपांड नहीं करना, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा तुम्हें। क्योंकि अब जो है वो अपने जो भी है प्रॉपर्टी अब डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमें क्या करनी है, हमको क्वेश्चंस में जो 4.2 एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी की और जिससे क्वेश्चन फिक्स रहता है अपना हर बार का, उससे यानी जो क्वेश्चन आने वाला है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है और यही प्रॉपर्टीज है जिनमें अपन डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। और कैसे करेंगे मैं बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी 4 थी, हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी ऐसी थी। तो देखो ये क्या कह रही प्रॉपर्टी, लेट A इक्वल्स टू Aij बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 2 से ग्रेटर होना चाहिए। एंड लेट B और B कोई दूसरी मैट्रिक्स है ऑब्टेन्ड फ्रॉम A, और वो किससे से आई हुई है, A मैट्रिक्स से आई हुई है बाय इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज या कॉलम्स ऑफ A, यानी कि जो B मैट्रिक्स आई है वो किससे आई है, A मैट्रिक्स की 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद में आई है। यानी हम क्या करते हैं, रोज को इंटरचेंज करते हैं या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, तो जो हमें मिलती है वैल्यू वो या जो मैट्रिक्स मिलती है वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, B मैट्रिक्स। या फिर इसकी जो सरल लैंग्वेज है वो अपन यूज करते हैं वो होती है, इफ एनी 2 रोज या कॉलम्स of a determinant are interchanged, then the value of the determinant changes by minus sign only। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स, जैसे कि वेरिफिकेशन इसका है, ओनली मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, तुमको खुद को इसको वेरीफाई करना है, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं करना है, एक्सपांड करना है। अगर A मैट्रिक्स मैंने कोई ले ली, A1 A2 या फिर A1 B1 C1, ऐसे A2 B2 C2, ऐसे A3 B3 और C3, ठीक है। ये ऐसे कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, तो अब मैं क्या कर दूं, ये क्या है, रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो अगर मैं इसकी कोई बी मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो बी मैट्रिक्स जब मेरी बनेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा 2 रो या 2 कॉलम को। तो मैं क्या करता हूँ, 2 रो को ही इंटरचेंज करता हूँ। मैंने क्या कर दिया, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, R1 और R3 को। तो देखो ये इंटरचेंज हो गया, यानी कि इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, एक की जगह दूसरा आना। A3 ये कहाँ आ जाएगा, इधर R1 में, और R1 कहाँ आ जाएगा, R3 में। इसी का मतलब होता है इंटरचेंज। ये जो साइन हम यूज करते हैं ये इंटरचेंज के लिए करते हैं। तो ये दोनों तरफ तीर का निशान है, यानी एरो का निशान है, तो हमें क्या इंटरचेंज वर्ड बोलेंगे हम इसके लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसे A3 B3 C3, और ये बीच वाला तो सेम रहेगा, A2 B2 C2, और नीचे भी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A1 B1 और C1। मतलब समझ गए, R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स थे वो रो के चेंज हो गए, यानी रो ही चेंज हो गई। अब इसका वेरीफाई तुम ऐसे कर सकते हो। अब ये प्रॉपर्टी ने बोला है, अगर कोई A मैट्रिक्स है और उसकी अगर 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो मैट्रिक्स बनी है हमारे पास में, यानी B मैट्रिक्स, उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ डिटरमिनेंट A, जिससे कि 2 वो बनी है। यानी कि ये प्रॉपर्टी हम यूज कैसे करेंगे, अगर कभी भी हमें क्वेश्चन में 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ गया, तो हम क्या करेंगे, वहां पर माइनस ऑफ A लिख देंगे, यानी माइनस ऑफ डिटरमिनेंट लगाना पड़ेगा हमें। जैसे ही हम रो या कॉलम चेंज करेंगे हमको माइनस साइन आगे लगाना पड़ेगा, और ये हम करेंगे भी। अगर किसी को इसका वेरीफाई देखना है तो कोई सिंपल, यानी सिंपल तरीका है, इसको तो तुम क्या कर दो, एक्सपांड थ्रू R1, इसको एक्सपांड थ्रू R1 कर दो और पूरी वैल्यू निकाल दो, और इसको भी एक्सपांड कर दो, एक्सपांड थ्रू R3 क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि A1 B1 C1 बाहर रहे, इधर भी A1 B1 C1 बाहर रहे, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी तुम खुद देखोगे कि जो डिटरमिनेंट ऑफ B आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ डिटरमिनेंट A के। एक बार ये वेरीफाई तुम खुद करना, तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक्सपांड करना तुम्हें इजीली आता है। फिर हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जब तक ये कॉपी कर लो तो
हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में प्रॉपर्टी 5, इफ एनी टू रोज या कॉलम्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे दे रखी है हमारे पास ऑफ ऑर्डर कोई वापस n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आर आइडेंटिकल, यानी इस बार दो रो या दो कॉलम क्या है, इस बार अपनी आइडेंटिकल है यानी एक जैसी है, देन इट्स डिटरमिनेंट इज क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस चीज को हम समझना चाहते हैं और मैं इसकी अलग लैंग्वेज दे रखी है, यानी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, यानी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 0 होती है। देखो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि अपन ने वेरिफिकेशन हर किसी प्रॉपर्टी का भी जब अपन पढ़ते हुए मैंने वेरीफाई किया भी है, तो वेरीफाई करने से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो वेरीफाई अपन की ओनली समझने के लिए कि हाँ यार ऐसा होता है क्या। अगर अभी जो इम्पोर्टेंट है वो ओनली ये प्रॉपर्टी की लैंग्वेज है, क्योंकि हमें इनको ही यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर कि हम जब भी दो रो को या दो कॉलम को चेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर दो डिटरमिनेंट की जो अपने क्या कहते हैं रो या कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, हमें ये ध्यान में रखना है, हमें इन्हें अच्छे से लर्न करना है और अच्छे से याद रखना है ताकि हम क्वेश्चन करते समय हमारे पास में प्रॉपर्टी सारी हमारे दिमाग में हो, ताकि हम उस पर अप्लाई कर सके। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, हमें कुछ नहीं पता होगा उसके बारे में, हमें खुद को अपनी एफर्ट्स लगा के और उसको सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर यही है, तो इसको इसका भी अगर वेरीफाई हम देखें, अगर नहीं किसी मन में होता है कि नहीं यार ये ऐसा कैसे होगा, तो हम सिंपल तरीके से मैं इसको वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले ली है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, A1 B1 C1। अब मैंने क्या किया, दो रो या दो कॉलम को क्या रखा है, आइडेंटिकल रखा है ताकि ये जो अपनी प्रॉपर्टी की लैंग्वेज है इसको ये वो पूरा करे। अब मैं देखो तुम्हें एक चीज बोलता हूँ, अगर मैंने कोई मैट्रिक्स B बनाई, कैसे, इसकी R1 ये R2 और ये R3 है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, R1 को इंटरचेंज किया किससे, R3 से, R1 को इंटरचेंज किया R3 से, तो देखो R1 को करो, R3 ऊपर चले जाएगा A1 B1 C1, बीच में क्या आएगा A2 B2 C2 और A1 B1 C1। कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि R1 और R3 तो क्या थे, सेम थे, बट इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, जैसे अपन ने पढ़ा है कि दो रो या दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता है कि B जो होता है अपनी बाई प्रॉपर्टी अपनी फोर्थ अपन को क्या करी है कि B जो होता है वो माइनस, यानी डिटरमिनेंट ऑफ B किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ डिटरमिनेंट A के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर यहीं मैं बात करूं A और B जो है वो क्या इक्वल है, क्योंकि ये अपने केस में इक्वल है, समझे, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये सेकंड इक्वेशन होगी। ये जो इक्वल है ये हमारे अपने इस केस में इक्वल है, जब हमने R1 और R3 को आइडेंटिकल लिया तभी ये इक्वल हो सकता है। और ये जो चीज है कि मोड B इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोड A, ये कब होता है, जब यानी सॉरी मोड नहीं, डिटरमिनेंट कब इक्वल होता है, जब यानी माइनस ऑफ डिटरमिनेंट कब इक्वल होता है, जब हम R1 और R3 को हम इंटरचेंज करते हैं। हमने यहाँ इंटरचेंज किया इसलिए ये लगा है। अब दोनों इक्वेशन से बाई इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं देखूं, ये भी दोनों किसके इक्वल है, तो मैं अगर लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के, माइनस को उधर भेज दिया तो डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट ए किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो ये कितना हो गया, 2 ऑफ डिटरमिनेंट ए किसके इक्वल हो गया, 0 के। यहां से मुझे पता चला ए डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाती है, 2 कहां चले जाएगा, 0 में। देखो ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक से इसको एक बार सोल्व कर दिया, क्योंकि मुझे मेरा प्रॉपर्टी का याद था कि ये प्रॉपर्टी फोर्थ थे, अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं रो को चेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है। और ये किस लिए हुआ, क्योंकि ये हमारा इसमें हमें क्वेश्चन में यही दे रखा, क्योंकि आइडेंटिकल है और आइडेंटिकल है तो सेम रहेगी, और सेम रहेगी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। इसी वजह से मैंने इसको अप्लाई किया और 0। अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम एक्सपांड करके भी इसको सोल्व कर सकते हो, तुम्हें जैसे करना है R1 के थ्रू या R3 के थ्रू, तुम्हें करना है A को कर लो फिर इसको कर लो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 0 आ जाएगी। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 6। इसमें क्या करा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, यानी कि अगर इस बार हमने क्या कर दिया
कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए की हमने क्या कर दी, किसी ईच रो या कॉलम को हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट, यानी किसी भी एक रो को, हर को नहीं, किसी भी एक रो के ईच एलिमेंट को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट के से, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। तो क्या हो जाता है, अगर हमने जैसे कि पकड़ लिया कोई भी R2 को पकड़ लिया, उसको के टाइम्स अपन के स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मींस क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स है वो कितनी हो जाएगी, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाएगी, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसका वेरिफिकेशन अगर हम देखें तो कैसे करते हैं, वो मैं नहीं करा रहा हूँ यहाँ, तो तुम्हें खुद को करना है, ये एक्सपेंड करके आराम से इजीली कि कैसे क्या होगा चीज, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई मैट्रिक्स ए ले ली, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स थी। अब मैंने क्या कर दिया, जो मेरी R2 मैट्रिक्स थी उसको चेंज करके कैसे कर दिया, मैंने के टाइम्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है, यानी के से मल्टीप्लाई कर दिया। ये यूज लूंगा मैं साइन का, क्योंकि मेरे को अब जो क्वेश्चंस करने होंगे वहां पे मैं ऐसे बताऊंगा, लिखूंगा नहीं वहां पे, यार बोल के नहीं बताऊंगा। इसका मतलब क्या होगा, मैंने R2 को चेंज किया, R2 इज चेंज्ड बाई किससे, के से मल्टीप्लाई कर दिया होगा हमने इसको, ठीक है, के स्केलर से। तो अभी हमारी जो नई मैट्रिक्स बन गई वो कितनी होगी, B। तो कैसे हो जाएगा, A1 B1 C1, तो कैसे हो जाएगा, KA2 KA3 सॉरी B2 और K C2, ठीक है, ऐसे A3 B3 और C3। मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि अगर यही अगर मैट्रिक्स होती अभी हमारे पास में, और यहाँ अभी हमने क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट यूज ले रहे हैं, तो अगर मैट्रिक्स होती ना तो के से मल्टीप्लाई करना होता ना, तो हम सारों से मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर यहाँ डिटरमिनेंट है ना हमारे पास में, ये डिटरमिनेंट है, क्योंकि अभी हम डिटरमिनेंट की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मोड ए है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, जो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू थी, यानी कि जो बी आ रहा है कितना आ रहा है, के टाइम्स और डिटरमिनेंट ए आ रहा है, ठीक है। इसको अगर प्रूव करना है तो इसको पहले एक्सपेंड कर दो तुम, ठीक है, फिर इसको एक्सपेंड कर दो, सबसे देखना के कॉमन बाहर आ जाएगा, यानी कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू और ये राइट ये आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, के टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। इससे हमें ये याद रखना है कि अगर हमारी कभी भी ऐसे डिटरमिनेंट दे रखा हो, ये डिटरमिनेंट, ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे A3 B3 और C3, अगर ऐसा कभी भी हो, और अगर हमें के से मल्टीप्लाई करना हो ओनली के से, तो वो एक रो से ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, एक रो से एक कॉलम से। और अगर हमें कॉमन लेना है तो वो उतने टाइम से के कॉमन आता है, जैसे कि के एक पूरा रो से कॉमन आ जाएगा। अगर यहाँ से कुछ ए कॉमन आ रहा होगा, ए जैसे कि ए, या फिर मैं एल बोल दूं, LA2 LB2 LC2, ठीक है, तो यहाँ से इस रो से क्या कॉमन आएगा, एल कॉमन आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ M बोल दूं, MA3 MB3 MC3, इस रो से क्या कॉमन आएगा, M कॉमन आएगा। यानी कि ऐसे प्रोसीजर चलेगा, इसमें या पूरी रो या पूरे कॉलम से कॉमन आता है, ना कि पूरे एक से। और मैट्रिक्स में क्या होता है, पूरे से एक कॉमन आता है। ये दोनों में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ये अपना डिफरेंस है सबसे बड़ा। तो याद रखना कि जब भी डिटरमिनेंट में अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम को, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाती है जितने टाइम्स हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी अच्छे से याद रखना। फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अभी हमारे जब तक कॉपी कर रहे थे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में प्रॉपर्टी 7। ये थोड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वैसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सारी क्वेश्चन में सारी यूज की हो रही है, किसी क्वेश्चन में कौन सी हो रही है, किसी क्वेश्चन में कौन सी हो रही है। तो ये अपनी क्या प्रॉपर्टी कह रही है, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, रो या कॉलम तुम्हें किससे करना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। यानी अगर ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, हर एलिमेंट किसी रो का या कॉलम का ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, वो किसी से दो या दो से अधिक टर्म्स का क्या कर रहा है, सम बता रहा है, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant। then अपन क्या करते हैं, उस डिटरमिनेंट को कैसे
एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स, यानी दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट का हम क्या बता सकते हैं, उसको सम बता सकते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज में फेर बदल है, इससे समझ में नहीं आता है बच्चों को, तो इसका थोड़ा सा अपन वेरीफाई देख लेते हैं, वेरिफिकेशन। उसमें मैं पूरा ले लेता हूँ कि कैसे कौन इसी मैट्रिक्स है जिसको ऐसे लिख रखा है। तो मैंने ए मैट्रिक्स ली, उसमें ऐसे लिख रखा है मैंने A1 प्लस अल्फा 1 B1 प्लस बीटा 1 C1 प्लस गामा 1, ठीक है। ऐसे ही B2 A2 B2 C2, ऐसे A3 B3 और C3, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखा है इसको कि R1 जो है, यानी कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम का हर एलिमेंट कैसे एक्सप्रेस हो रखा है, दो या दो से ज्यादा टर्म्स का क्या दिखा रखा है, सम दिखा रखा है। तो A1 प्लस अल्फा 1 B1 प्लस बीटा, तो दो है यहाँ पर और दोनों के बीच में सम। तो ये जो कहना चाहता है कि ये हम इस डिटरमिनेंट को कैसे लिख सकते हैं, एक या एक से अधिक, टू या टू यानी टू और मोर, यानी दो या दो से अधिक डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर तीसरी टर्म भी ले लें हम तो तीन डिटरमिनेंट के रूप में दिखा सकते हैं हम इसको। तो कैसे होता है ये, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं R1 के थ्रू ही, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी, देखो A1 प्लस अल्फा 1 बाहर, ठीक है, बीच में डिटरमिनेंट, ये कॉलम ये रो गई, क्या बचा B2 C2 B3 C3। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसका पूरा वेरिफिकेशन बता रहा हूँ। माइनस ये हो गया B1 प्लस बीटा 1, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट कैसा है, ये कॉलम गई ये रो गई, ये हो गया A2 C2 A3 C3, ठीक है। ऐसे ही बीच में फिर प्लस माइनस प्लस, ये हो गया C1 प्लस गामा 1, ठीक है। ये कॉलम और ये रो गई, तो क्या बच गया A2 B2 A3 B3, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा देखो अलग तरीके से लिखता हूँ, A1 मल्टीप्लाई विद ये माइनस B1 मल्टीप्लाई विद ये C1 मल्टीप्लाई विद ये, ठीक है। तो अगर इसको लिखना चाहूंगा A1 मल्टीप्लाई विद B2 C2 B3 C3, ठीक है, माइनस B1 मल्टीप्लाई विद A2 C2 A3 C3, ठीक है। फिर बीच में प्लस C1 मल्टीप्लाई विद A2 B2 A3 B3, ठीक है। अब बीच में क्या है, प्लस है, हमें इसको टुकड़े में अलग करा, अल्फा 1 की भी तो मल्टीप्लाई हो गई, ऐसे बीटा 1 की, तो ऐसे अल्फा 1 की हुई तो कितना हो गया, देखो B2 C2 B3 C3, फिर माइनस बीटा 1 है, बीटा 1 A2 C2 A3 C3, ऐसे बीच में प्लस, फिर अल्फा गामा 1, ऐसे A2 B2 A3 B3। देखो मल्टीप्लाई ऐसे ही होगी, तुम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि A1 की पहले से, क्योंकि अपन करते क्या A1 प्लस अल्फा 1 की पहले से, A1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से होती, फिर अल्फा 1 की इससे होती, ऐसे माइनस B की इससे होती, फिर माइनस बीटा 1 की इससे होती, C1 की इससे होती, और फिर गामा 1 की इससे होती। तो मैंने यहाँ पे A1 B1 और C1 को अलग लिख दिया, फिर अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1 को अलग लिख दिया। और मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसका रीजन साफ दे रहा हूँ। कभी भी हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो ये और ये जो आता है वो उसकी क्या होती है, फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो वो ही बाहर आती है, ये देखो, ठीक है, ये बाहर आ रही है। इसका मतलब यहाँ क्या है, A1 B1 और C1, ऐसे ही बीच में प्लस, यहाँ क्या होगा, अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1, अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1, ठीक है। और देखो सेम है, B2 C2 B3 C3 A2 C2 A3 C3 A2 B2 A3 C3, यानी कि क्या है, A2 B2 C2 A3 B3 C3। चेक कर लेते हैं क्रॉस से, A1 का अगर अपन एक्सपेंड करते हैं, इसका कॉलम और इसकी होगी, क्या बचा B2 C2 B3 C3, ऐसे ही माइनस B1 है तो कॉलम रो गई, क्या बचा A2 C2 A3 C3, ऐसे ही C1 के अकॉर्डिंग गया तो A2 B2 A3 B3 मिल रहा है। ऐसे अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 है तो इधर भी क्या आएगा, A2 B2 C2 A3 B3 और C3, इसको भी क्रॉस चेक कर लो, अल्फा 1 है तो इसका कॉलम और रो गई तो B2 C2 B3 C3, ठीक है। ऐसे माइनस बीटा 1 गई A2 C2 A3 C3 मिल रहा है। ऐसे गामा 1 का गया कैंसिल तो A2 B2 A3 B3,
मिल रहा है, यानी कि हम अब मोड ए को क्या लिख सकते हैं, ये वाला डिटरमिनेंट प्लस ये वाला डिटरमिनेंट, यानी ए डिटरमिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, मोड बी प्लस मोड सी। ये ही हमने यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी में कहा था कि अगर हमारा कोई भी रो के एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर सम ऑफ एलिमेंट्स के यानी सम ऑफ टू और मोर टर्म्स में दे रखे हो तो हमारे उतने ही डिटरमिनेंट बन जाते हैं। यानी कि अब हमें ये प्रॉपर्टी पता है तो हम इसको डिटरमिनेंट को डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन में जब करेंगे तब हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा कभी भी हमें दिखेगा तो इधर वाले अलग कर देंगे, A1 B1 C1, और जो नीचे दो रो है जहां पे कोई भी सम ऑफ टर्म्स नहीं दे रखी है उसको डायरेक्ट लिख देंगे A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, जो जहां पर टर्म सम ऑफ टर्म्स नहीं दे रखा है, ऐसे ही डिटरमिनेंट आगे जाएगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो बचा जैसे अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1, और जो दो रो सेम है हमारी वो सबकी सब आ जाएगी। यानी कि ये प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है, अगर ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट में टू होती तो हमारे पास कितना ज्यादा चलती रहती है, ऐसी गामा 1 भी आ रहा था, ऐसे ओमेगा 1 भी आ गया, तो दो तीन डिटरमिनेंट बन जाते फिर हमारे पास में। ठीक है, तो अभी तुम ये कॉपी कर लो, थोड़ा सा इसको याद भी रखना, अगर ऐसा होता है तो हमें ये चीज अच्छे से याद रखनी ताकि हम क्वेश्चन में करते समय इसको अच्छे से ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी ये हमारे बेसिक यानी कि क्वेश्चंस में जब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो ज्यादातर ये यूज लेते हैं हम, इसलिए हमें बस ओनली दिमाग में होनी चाहिए प्रॉपर्टी कि ऐसा क्यों होता है। मैंने जो तुम्हें हर प्रॉपर्टी का रीजन बताया है कि हाँ यार ऐसा क्यों होता है, इसका वेरीफाई, इसीलिए मैंने वेरिफिकेशन बताया प्रॉपर्टी का, ताकि हम जब क्वेश्चन में करें तो हमारे मन में कोई डाउट नहीं रहे कि हाँ यार हम ये जो कर रहे हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिटरमिनेंट की वैल्यू पे या नहीं। वही बताती है हमें कि हम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सेम कांस्टेंट, यानी किसी रो या कॉलम के हर एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हम, देन एडेड टू करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो, यानी कि हमने क्या किया, किसी एक रो के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड किया किसी अनदर रो के साथ में। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज रिमेन्स सेम, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। इसका वेरिफिकेशन देखते हैं हम थोड़ा सा। वेरिफिकेशन, अगर मैंने ए कोई ले ली मैट्रिक्स A1 B1 C1, ऐसे A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब देखना जो मैं लिखने जा रहा हूं ना इसी लैंग्वेज के रूप में लिखना जा रहा हूं, और ताकि मैं क्वेश्चन में भी वैसे ही लिखूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, तो मैं R1 को चेंज करने जा रहा हूं, कैसे, R1 प्लस के R2, और इसका मीनिंग ही छुपा है इस पूरी लैंग्वेज में, बस मैंने इसको तोड़ के ऐसा लिख दिया। अब देखो ये क्या कह रहा था कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट और ये कोई रो का हर एलिमेंट, रो से मल्टीप्लाई होता है पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन एडेड टू करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो, एंड देन एडेड टू सम अदर रो, R2 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं R1 के एलिमेंट के साथ में। अगर ऐसा हम करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता, और ये ही हम क्वेश्चन में करेंगे कि कभी R1 को चेंज करेंगे, कभी R2 को चेंज करेंगे, कभी R3 को चेंज करेंगे, C1 को C2 को C3 को अपने अकॉर्डिंग, ताकि हम क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो ये R1 को हम चेंज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो R1 प्लस, ये R1 है तो R1 तो हमेशा प्लस ही होगा, A1 B1 और C1 तो ऐसा ही रहेगा, और ये तो चेंज हो ही नहीं रहा, A2 B2 C2 A3 B3 और C3, प्लस क्या हो रहा है, देखो के R2 के A2, ऐसी के B2, ऐसी के C2। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम्हें कि मैंने क्या किया, एलिमेंट्स को ऐड किया। देखो जो एलिमेंट जहां पर होगा उसी के साथ ऐड होगा। ठीक है, R1 प्लस, अगर इसका एलिमेंट है R1 का A1, तो A1 के साथ में क्या ऐड होगा, R2 का फर्स्ट एलिमेंट यानी K2, ऐसे। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर ऐसा होता है तो हमें इसे दो डिटरमिनेंट टुकड़ों में लिख सकते हैं, A1
B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? ऊपर वाले सारे फर्स्ट में KA2, KB2, KC2। ठीक है, ऐसे ही A2, B2, C2, ऐसे ही A3, B3, C3। ठीक है, ये तो देखो सेम है, प्लस K कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ गया, क्या बच गया? A2, B2, C2, ऐसे A2, B2, C2, A3, B3, C3। ठीक है, देखो दो रो सेम आ रही है, यानी कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, और अपने पास में ओनली क्या रहेगा? ये, और ये ही क्या है हमारे पास में? ए मैट्रिक्स थी, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि कभी भी हम ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता और हम इजीली कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी, ऐसी छोटी सी कोई प्रॉपर्टी है, वो मैं यही बता देता हूँ तुम्हें। अगर किसी मैट्रिक्स या किसी डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो अगर क्या हो जाए? 0 हो जाए, A2, B2, C2, A3, B3 और C3, अगर सारे एलिमेंट्स क्या 0 है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आती है? 0 आती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। 0 से मल्टीप्लाई होगी सारे एलिमेंट्स की, तो आंसर ही क्या आएगा हमारे पास में? 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी हो गई अपनी। अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे? इन सारे प्रॉपर्टी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे।